साथियों, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बुसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। सोशल मूवमेंट ग्रुप की तरफ से, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी और सोशल मूवमेंट टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बातचीत चलती रहनी चाहिए, कन्वर्सेशन चलती रहनी चाहिए, संवाद चलता रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें समझने में कोताही हो सकती है। काफ़ी बिजी रहे पिछले कुछ दिनों। बाबा साहब का जन्मदिन, उसके उपलक्ष्य में काफ़ी सारे कार्यक्रम, महामना ज्योतिर्बा फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफ़ी सारे कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में और तकरीबन पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहे थे। अभी भी चल रहे हैं, कई जगह पे अभी भी बाबा साहब को लेके, फुले साहब को लेके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने कहा कुछ विचार साझा किए जाए। पीछे जितने भी कार्यक्रमों में मैं जा पाया और यूथ से जितना मिल पाया और जितना लोगों में रह पाया, सबकी ज़ुबान से एक सवाल तकरीबन सुनने को मिला कि अब हमारे इस मिशन का फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल क्या होगा। शायद कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस को लेकर लोग ज़्यादा परेशान थे। जैसे बाबा साहब की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब कांग्रेस के साथ समझौता करती है तो 524 में से 523 सीटें गांधी को देती है और एक बाबा साहब को, दादा साहब गायकवाड़ के लिए एक सीट छोड़ी जाती है। तो डी.के. खापर्डे, दीना बाना और कांशीराम जी, ये तीनों महामानव जो हैं और इनका जो संगठन है तब का, वो महसूस करता है कि अब एक नए पॉलिटिकल आउटफिट की ज़रूरत है जो फील्ड में जाए, काम करे और मिशन को आगे ले जाने में साथ दे। उसके बाद बामसेफ बनी, DS4 बनी, BSP बनी और ये सब हमारे सामने हुआ। अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए और ख़ास करके यूपी में जो चीज़ें देखने को सामने आई, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरह अब शायद BSP भी सरेंडर कर गई और लोगों को एक मैसेज सा चला गया कि अब शायद आगे कोई विकल्प हमें देखना होगा। कुछ एक नए विकल्प फील्ड में आ चुके हैं, उन पर भी लोग गौर फरमा रहे हैं और शायद ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनसे पुख्ता कोई विकल्प मिल जाए, स्ट्रॉन्ग कोई अल्टरनेटिव मिल जाए तो उसमें चले जाएं। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो समाज में मुझे देखने को मिली वो ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज, SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, माइनॉरिटी जो भी हो, इन्होंने एक चीज़ महसूस कर ली है कि कांग्रेस को ख़त्म करना था, बामसेफ ने कर दिया। भाजपा की भी जड़ें खोद दी गई हैं, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। और जो मुझे अंदेशा था, जो डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये आपको अपना विकल्प मान ले, आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प मान ले, तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मूल निवासी बहुजन आपको भी RSS की, मनुवादियों की, ब्रह्मवादियों की ही ऑफशूट या पॉलिटिकल फ्रंट मानते हैं और वो इसको भी इग्नोर कर चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट और आप, इन सब की बर्बादी में, निस्तो नाबूद करने में इनको मूल निवासी बहुजन समाज लगा हुआ है। ये एक मुबारक की बात है। हालांकि धर्मांधता में डूबे हुए कुछ लोग अभी भी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। एक बड़ी सेक्शन इसमें OBC की है और SC ST भी इसमें शामिल है। माइनॉरिटी तो खैर इसमें नहीं है इतना ज़्यादा, ट्रेसिस में हो सकता है। तो साथियों, जो बात मेरे सामने उभर के आई वो ये है कि अब अगला विकल्प क्या होगा। तो ये तो पॉलिटिकल बात हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो और सोचने वाली हमारे सामने आई है वो ये है कि बामसेफ भी बिखर गई है पूरी तरह से।
तो क्या बामसेफ का विकल्प पहले ढूंढना होगा? और बुद्ध का धम्म तो हमारे सामने है, उसका तो विकल्प कोई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। धार्मिक विकल्प हमारे पास एक ही है, वो बुद्ध या फिर नास्तिक। बाकी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन तो हम अपने साथ आप मानते ही हैं, क्योंकि वो समता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इस्लाम, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी हमारे लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज सिर्फ एक ही है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी या बहुत सारे लोगों ने हालांकि एडमिट कर लिया कि धर्म है ही नहीं, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ भी ये नहीं है। वे ऑफ लाइफ एक ही था, है और रहेगा, वो है बुद्धिज़्म। या फिर नास्तिकता एक अल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा, हो सकता है। और इस्लाम, सिखिज़्म और क्रिश्चियनिटी के साथ तो हम हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि वो हम ही मूल निवासी बहुजनों में से 98% कन्वर्ट होकर वहाँ गए हैं। तो वो हमारा ही अंश है, एक ही डीएनए है, एक ही परिवार है, तो वो बात जम सकती है। अब वो ओबीसी, एससी, एसटी जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वही लोग हैं जो इन मनुवादियों को सत्ता में या धर्म में बिठाए हुए हैं। कुछ एक बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात, धर्म को लेके ये जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म हज़ारों साल पुराना है, 5000, 4000, 3000, ये झूठ है। इवन 2000 साल पुराना भी हिंदू धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है, इस्लाम करीब 1500 साल के आगे पीछे पुराना है, सिखिज़्म को 350 पौने 400 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। और ये जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, 11वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1200 शताब्दी जब शुरू होती है तब तक बुद्धिज़्म ही था। यहाँ हिंदू तो शब्द भी नहीं था। अगर अल-बरूनी की हम किताब को थोड़ी देर के लिए बाद मान लें, उसी में हिंदू शब्द सबसे पहले आया, तो हिंदू यहाँ पे कोई शब्द नहीं था। और हिंदू शब्द का इस्तेमाल टर्की के इन्वेडर्स और उसके बाद अफ़गानिस्तान के या अफ़गानिस्तान के आगे पीछे के जो इन्वेडर्स हैं, उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए किया था उस वक्त। तो हिंदू कोई शब्द नहीं है, और ये कभी एक्सेप्टेबल भी नहीं था। 16वीं शताब्दी में आके जो फॉरेन के ट्रेडर्स हैं, उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी सब नॉन मुस्लिम्स के लिए किया है। हालांकि इसकी एक्सेप्टेंस ना एससी ने की, ना एसटी ने की, ना ओबीसी ने की, यहाँ तक कि मनुवादियों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 1920 के बाद उन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू का नारा लगा के एससी, एसटी, ओबीसी को इस कफन से ढकने की कोशिश की है। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 25 से 28 में पहली बार हम सबको हिंदू का कफन उड़ाया गया। तो हिंदू का ये इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, 800-900 साल के अंदर की ये सारी कहानी, और एक्सेप्टेंस इसकी पिछले 100 साल के अंदर की है, इससे ज़्यादा का इसका एरा नहीं है। और संविधान ने करीब 70-72 साल पहले इसे एक्सेप्ट किया है, तो उसको भी अगर देखें तो बहुत लंबा एरा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इंसान की याददाश्त ज़्यादा नहीं होती, 5, 6 या 7 जनरेशनों में वो अपना सब कुछ बदल लेता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने, यूरेशिया से आए विदेशी यहूदियों ने उठाया है, और हम पर राज करने की या सत्ता कायम करने का जो षड्यंत्र है उनका सफल हुआ है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधन संसाधनों पे पूरा कब्जा करने में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो ये थी धर्म की बात। तो हिंदू धर्म को 70-72 साल से ज़्यादा पुराना या एट द मोस्ट 100 साल से पुराना नहीं माना जा सकता, ये पहली बात। दूसरी आ गई, अब सोशल लेवल पे क्या हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मूल निवासी बहुजनों का अपना एक राष्ट्रव्यापी संगठन तो होना ही चाहिए, और सांस्कृतिक तौर पर लोगों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो धर्म के सहारे ये किया जा सकता है। बाकी जैसा मैंने कहा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज़्म ये तो हमें सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म में, यानी बुद्धिज़्म का कुछ ना कुछ अंश जो है वो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और सिखिज़्म में पाया जाता है। यानी बुद्ध की वो जो विरासत है और जो खोई हुई विरासत है, उसको रिवाइव करने में ये काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो सोशल एक संगठन तो होना चाहिए मूल निवासी बहुजनों का, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एक प्लेटफॉर्म पे आके जय मूल निवासी का नारा बुलंद करें। और जितनी भी इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबका आइकन जो है वो बुल वाला, जो अपना मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाला जो है मूल निवासी बहुजनों का, वही होना चाहिए। और अशोका चक्र और अशोका स्तंभ दोनों तरफ लगा हो सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक दिशा देने के लिए, तो बेहतर रहेगा। तो ये एक विकल्प होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग विकल्प, राष्ट्रव्यापी होना ही चाहिए। उसके बाद ही पॉलिटिकल यानी राजनीतिक
सियासी कोई अल्टरनेटिव जो है, विकल्प जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो साथियों, ये जितनी भी चीज़ें आज हो रही हैं, इन सब की हलचल में ज़्यादा डिस्टर्ब अपने आप को मत होने दें। अफसोस मुझे इस बात का है कि जानवर को भी अगर कोई दुत्कारता है तो जानवर भी नाराज़गी प्रकट करता है। जानवर अगर ज़्यादा दुत्कारा जाए तो वो आपका घर छोड़ के भी जा सकता है। मगर मूल निवासी बहुजनों का ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो संगठन में लोग हैं, जैसे ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, इनको देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। 2014 से लेके अब तक ओबीसी, एससी और एसटी का हर वो हक, हर वो अधिकार जो संवैधानिक था वो छीन लिया गया है। 2014 में मोदी की सरकार केंद्र में आई थी और 15 में 314 ओबीसी के आईएएस जो सिलेक्ट हो चुके थे, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने वाले थे, एक क्राइटेरिया चेंज करके क्रीमी लेयर का उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी आपके 314 डीसी जो बनने थे वो नहीं बन पाए। अब वो सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी इन पोस्टों पे आने वाले होते हैं, और आने वाले समय में कई स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी होते हैं या केंद्र में सेक्रेटरीट में होते। दूसरा, पिछले 15-20 सालों के सब एग्ज़ाम्स में मनुवादियों ने देख लिया, ब्राह्मणवादियों ने देख लिया कि वो मूल निवासी बहुजनों के बच्चों का मुकाबला उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट्स के अपने पीएससी हो, या इसके अलावा इंजीनियर्स का हो, या नीट डॉक्टर्स का हो, या और प्रोफेसर्स की भर्ती हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, कुछ भी हो, पुलिस हो, जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उनमें वो हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका उन्होंने विकल्प निकाला लेटरल एंट्री, जो कि पहले यूपीएससी में उन्होंने लागू की और उसके बाद बाकी स्टेटों में भी कर रहे हैं, और अब तो डॉक्टर इंजीनियर इसमें भी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए शुरू किया था, वो था ईडब्ल्यूएस की एक्सेप्टेंस जब उन्होंने करवा ली तो उसके साथ ही उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन के गले पे जो है वार किया, और ये दोनों रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन हमसे छीन ली। साथियों, इतना ज़्यादा नुकसान ओबीसी का शायद ही कभी हुआ हो, एससी, एसटी का शायद ही कभी हुआ हो, जो पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने केंद्र में और राज्य की सरकारों में किया है। इसके बावजूद ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू बना उसको समर्थन दे रहा है और उनकी पॉलिटिकल पार्टियों में जाके बैठा हुआ है। दिस इज़ शॉकिंग। आप देखिए, जो आपकी बिरादरियों के प्रधान हैं वो बीजेपी में कारपोरेटर की सीट के लिए मर जाते हैं। यानी जिसे एक जाति अपना बाप मानती है, वो बीजेपी का या कांग्रेस का या आपका, इन पार्टियों के घर का कुत्ता तक नहीं बन पाता। और अगर वो कहीं कारपोरेशन की छोटी मोटी सीट दे भी दें तो खुद वो इनको हरा के फिर अपने पीछे लगाए रखते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो भड़वे हैं, दल्ले हैं या दलाल हैं, ये घटिया किस्म के जो बिरादरियों के प्रधान या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस बना के भी उनके हेड बने फिरते हैं, इनके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, इनका स्तर आप यहाँ से जान लीजिए। तो अब लास्ट में चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आरएसएस, एससी, एसटी, ओबीसी के हर घर में एक एक शख्स पे, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, पूरी तरह से फोकस करके काम कर रही है और उनका ब्रेन वॉश करके लगातार उनको हिंदुत्व का पहाड़ा पड़ा के अपने साथ जोड़ने में कामयाब है, और शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और साधनों संसाधनों पे कब्जा जमाए बैठी है। तो चैलेंज ये है कि ग्रास रूट लेवल पे पूरे भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक हर घर में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ जो बाहर से आए हैं, जो हमारे संविधान को मानते हैं, इन सब को, हमारे लिए ये चैलेंज है कि इन सब को हम कैसे कवर अप करें और एक एक व्यक्ति तक हम लगातार कैसे काम करें। विचारधारा का प्रवाह ग्रास रूट लेवल में, ज़मीनी स्तर पे, सबसे निचले स्तर पर कैसे जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि जितने भी अक्लमंद और समझदार लीडर हमारे हैं वो अपना अहम छोड़ दें, अपने आप को फना कर दें, अपने आप को शून्य कर दें, ज़ीरो कर दें, पब्लिक के लिए, काज के लिए, मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दें, सुरेंडर कर दें, त्याग कर दें उनके लिए सारे का सारा। ना घर की परवाह करें, ना बाहर की, ना अपने ओहदे की, ना अपने पैसे की, ना अपने जीने की, ना अपने मरने की।
सिर वारने की बात करें, अपना सर्वस्व वारने की बात करें, सब कुछ न्योछावर करने की बात करें, अपना सब कुछ लगा देने की बात करें और जाके हर गांव, हर मोहल्ले, हर कारपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड में जगह जगह जाके ऐसे लोगों को चुनें जो इस तरह की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, उनको कैडराइज करके बाकायदा इस काम पे लगा दें और आने वाले 15 या 20 साल तक लगातार ये काम करें। वो रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, एक ऐसी फसल हम तैयार करके जाएं अगली जनरेशन, अगली 2-3 जनरेशन्स की, जो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद और मनुवाद को निस्तो नाबूद करने में कामयाब करने में सक्षम हो और वो अपना काम करे और इनको बर्बाद करे। जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महार चौधार तालाब में पानी पीने से पहले भाषण में कहा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें मैंने आज खोखली कर दी हैं, उनको आग से जला दिया है। जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी तो उन्होंने कहा था मैंने आज इन ब्राह्मणवाद की जड़ों को जला दिया है, अब इस पेड़ को एक हल्का सा धक्का भी दोगे तो ये धराशायी होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। तो एक ऐसी फोर्स हम तैयार करें पूरे भारत में अगली 2-3 पीढ़ियों की, और फिर हम चाहे चले भी जाएं, वो उस पेड़ को, मनुवाद के, ब्राह्मणवाद के उस पेड़ को धक्का देने में सफल हों और धराशायी कर पाएँ, ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का जो ख्वाब, जो सपना हमारे महामानवों, महापुरुषों ने देखा था, वो पूरा हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ SC, ST, OBC और हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और जो बाहर से आके जहाँ बसे हुए हैं मगर हमारे संविधान के दायरे में रह के हमारे साथ एकजुट होके इंसानियत का, समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, न्याय का जो हमारा ध्येय है उसे पूरा करने में हमारा साथ सहयोग करना चाहते हैं, उन सब को लेके आइए हम अपने इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने मानवों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और इस आशा और इस विश्वास के साथ कि आप सब इस पर बड़े गौर के साथ चिंतन और मनन करके एक फैसला लेंगे, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।